Assalamualaikum जी, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the Law Session. हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 पढ़ रहे हैं. Today we will discuss section 22. Section 22 is all about the discretion जिसको यूज़ करते हुए कोर्ट किसी सूट को डिक्री करती है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या नहीं करती. So let's see what section 22 states. Heading है discretion as to decreeing specific performance. The jurisdiction to decree specific performance is discretionary. यानी कोर्ट के पास जो पावर है किसी भी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिक्री करने की, ये डिस्क्रिशनरी है. पहली लाइन में क्लियर कर दिया गया है. इट्स ओनली अप टू द कोर्ट, वो सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि डिक्री पास करेगी या नहीं करेगी. जो ये डिक्री करने की, पास करने की जो पावर है कोर्ट के पास, ये डिस्क्रिशनरी है. And the court is not bound to grant such relief merely because it is lawful to do so. इस लाइन में ये कहा गया है कि जो ये कोर्ट ने रिलीफ देना है आपको, दो आपका लॉफुली आपको दिया जाना चाहिए, सूट को डिक्री किया जाना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस करवाई जानी चाहिए, फिर भी कोर्ट बाउंड नहीं है कि वो सूट को डिक्री कर दे. अब आगे इस बात को फर्दर एलेबोरेट किया गया है कि यहाँ तक तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि आपका लॉफुल रिलीफ है, आपको मिलना चाहिए, आपका सूट डिक्री होना चाहिए, फिर भी कोर्ट आपको बाउंड नहीं है कि वो सूट को डिक्री करे, परफॉर्मेंस उसकी करवाए. आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है. बट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट इज़ नॉट आर्बिट्रेरी बट साउंड एंड रीज़नेबल. तो जो आपका क्लियर कर दिया गया इस लाइन में कि जो कोर्ट आपको रिफ्यूज़ कर रही है, दो आप मान रहे हो कि कोर्ट को भी लगता है कि लॉफुल है, ये सूट को डिक्री कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को आपकी फेवर में यूज़ नहीं करती और उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाती, तो ये नहीं हो सकता कि कोर्ट ने आर्बिट्रेरी तौर पे आपकी परफॉर्मेंस नहीं करवानी. नहीं, कोर्ट ने लॉजिक देनी है, कोर्ट ने रीजनिंग देनी है, कोर्ट ने वजह बतानी है कि क्यों कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को आपकी फेवर में यूज़ नहीं कर रही, क्यों इस सूट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा रही. बट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट गाइडेड बाय द जुडिशल प्रोसीडिंग्स एंड केपेबल ऑफ करेक्शन बाय द कोर्ट ऑफ अपील. आगे फिर मज़ीद इसको एलेबोरेट कर दिया गया है कि जो रीज़न्स देनी है, जिन ग्राउंड्स पे उन्होंने कोर्ट ने आपको अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री नहीं दी तो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए. उस पर जो रीज़न्स देनी है, जो लॉजिक उन्होंने कोर्ट ने देनी है डिक्री ना करने की, वो गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ द हायर कोर्ट. जो हायर कोर्ट्स ने स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं, जो प्रिंसिपल्स सेट किए हुए हैं, उनको सामने रखते हुए कोर्ट ने ये फ़ैसला फिर अपना बताना है कि मैं क्यों इसको डिक्री नहीं पास कर रहा. तो पहली बात, पहले पैराग्राफ में यहाँ तक ये तो हमें क्लियर हो जाती है कि जो ये रिलीफ देना है डिक्री करने का या नहीं करने का, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है. अब उसने अगर डिस्क्रिशन यूज़ करते हुए सूट को नहीं डिक्री किया तो उसने जो रीज़न्स देनी है वो लॉजिक बेस्ड होनी चाहिए, वो हायर कोर्ट्स की प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए देनी है. नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है द फॉलोइंग आर द केसेस इन विच द कोर्ट में प्रॉपरली एक्सरसाइज अ डिस्क्रिशन नॉट टू डिक्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. अब आगे उसने दो सिचुएशंस बता दी हैं कि जिन सूरतों में डिस्क्रिशन यूज़ करते हुए कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवानी किसी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट की. फर्स्ट सिचुएशन, where the circumstances under which the contract is made are such as to give the plaintiff an unfair advantage over the defendant, though there may be no fraud or misrepresentation on plaintiff's part. अब किन सूरतों में कोर्ट ने डिस्क्रिशन यूज़ करते हुए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की नहीं करवानी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवानी किसी भी सूट की. पहली तो ये होगी कि जिसमें प्लेंटिफ को, जो मुद्दई है, जो कोर्ट में आया है, उसको कोई अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा ओवर डिफेंडेंट, पहली बात. और दूसरी बात यह है कि जो प्लेंटिफ था उसने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड भी नहीं किया. उन सूरतों में
जो है कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री नहीं देगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल, ए बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड बी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाई सर्टेन लैंड। ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए जिसमें सेलर है, बी बायर है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम फ्लड, it is necessary for its owner to maintain an expensive embankment। लेकिन वो ज़मीन ऐसी थी कि जहाँ पे फ्लड्स आते थे, वो ऐसे एरिया में थे, तो उसको फ्लड से बचाने के लिए वहाँ पे कोई बंद बांधने बहुत ज़रूरी थे, जो बड़े एक्सपेंसिवली बनाए जाते थे। उनकी मेंटेनेंस पे खर्चा होता था, उनको रिपेयर करवाना पड़ता था। लेकिन ये बात जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी। एंड ए कंसील्स इट फ्रॉम हिम, ए ने कंसील कर लिया उसमें। अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं है, लेकिन कंसीलमेंट है, उसने छुपाया है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिफ्यूज टू ए। यहाँ पे अगर तो बी को बाद में पता लगता है कि जी इस पे तो खर्चा ही बड़ा आना है, मुझे एक बंद बनाना पड़ना है जिससे मैं इसको बचा सकूँ इस ज़मीन को, तो वो रिफ्यूज़ कर देता है। ए कोर्ट में चला जाता है, ए जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करता है। यहाँ पे उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करते हुए उसको रिफ्यूज़ करेगी कि अगर तो मैं इसको डिक्री करूँगा तो ऑब्वियसली ए के लिए तो एक अनफेयर एडवांटेज होगा कि उसने कंसील किया था, बताया नहीं था। बी के लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा। दो उसमें फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट नहीं था, इवन देन कंसीलमेंट तो की गई थी। अब ये फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसील ये डिफरेंट टर्म्स है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ें तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है। सो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट जो है अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करते हुए नहीं परफॉर्मेंस उसकी अलाउ करवाएगी। सेकंड जो उसमें सिचुएशन बताई गई है, वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड इन्वॉल्व सम हार्डशिप्स on the defendant which he did not foresee, whereas its non-performance would involve no such hardships on plaintiff। दूसरी सिचुएशन में ये बताया गया है कि अगर तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिनकी अगर परफॉर्मेंस करा दी जाए तो जो डिफेंडेंट होगा उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस ना करवाई जाए तो जो प्लेंटिफ है उसको कोई ख़ास ऐसी हार्डशिप्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं इन्फोर्स करवाए जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाई सर्टेन लैंड फ्रॉम बी। ए ने बी से ज़मीन ख़रीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ साइलेंट एज टू एक्सेस टू द लैंड। अब उसमें कॉन्ट्रैक्ट में यही नहीं बताया गया कि इसको जो ज़मीन जो लैंड खरीदी गई जा रही है इसको रास्ता कौन सा लगेगा। नो राइट ऑफ वे टू इट कैन बी शोन टू एग्जिस्ट। कोई रास्ता है ही नहीं जहाँ से उस ज़मीन तक पहुँचा जा सके। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिफ्यूज़ टू बी। अब यहाँ पे अगर तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर करता है तो कोर्ट रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर रहे हो, आप उसमें कोई रास्ता ही नहीं जा रहा, वो मेंशन भी नहीं है। तो अगर रिफ्यूज़ कर दी जाएगी उसकी परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली कोई नुकसान तो नहीं होगा इसमें डिफेंडेंट को, सॉरी प्लेंटिफ को कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन डिफेंडेंट को नुकसान होगा अगर इसकी परफॉर्मेंस करवा दी जाए, क्योंकि उसको ऐसी ज़मीन ख़रीदनी पड़ जाएगी जिसको कोई रास्ता ही नहीं लगता। लेकिन अगर वो उसकी परफॉर्मेंस ना करवाई जाए तो प्लेंटिफ जिसके पास पहले वही ज़मीन है उसको तो किसी हार्डशिप्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट ये सेकंड टाइप है जिनमें परफॉर्मेंस नहीं करवाएगी कोर्ट। अब दूसरी नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया, द फॉलोइंग इज़ अ केस इन विच द कोर्ट में प्रॉपरली एक्सरसाइज अ डिस्क्रिशन टू डिक्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे वो बताया गया वो कॉन्ट्रैक्ट जिनमें प्रॉपरली कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करते हुए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की। अब वो कौन से हैं? वेयर द प्लेंटिफ हैज़ डन सब्सटेंशियल एक्ट्स और सफर्ड लॉसेस इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट केपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे कोई ऐसे काम उसने कर लिए हैं उसको परसू करते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को कि अगर
कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक ना परफॉर्मेंस करवाई जाए तो प्लेंटिफ को नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन सूरतों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री कोर्ट पास करेगी अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करते हुए। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। ए सेल्स लैंड टू अ रेलवे कंपनी, ए ने रेलवे कंपनी को कुछ अपनी ज़मीन बेची। हु कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जीक्यूट सर्टन वर्क्स टू हिज कन्वीनियंस, जिन्होंने साथ ये भी मुआहदा कर लिया कि हम आपके लिए ये काम साथ करेंगे। फॉर इंस्टेंस जब उसने ज़मीन बेची उसने इस शर्त पे बेची कि साथ ये मुझे सड़क बना के देंगे या ये मेरा रास्ता क्लियर करवा के देंगे, इस किस्म की भी अगर कोई साथ उसने शर्त रख ली है। द कंपनी टेक्स द लैंड एंड यूजेस इट फॉर द रेलवे, कंपनी ने वो ज़मीन भी ले ली और उस पर अपने रेलवे चलानी भी शुरू कर दी, अपनी जो भी उनका था जिस पर्पज़ के लिए ली थी। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जीक्यूट द वर्क्स शुड बी डिक्रीड इन फेवर ऑफ ए, लेकिन जो साथ उन्होंने जो शर्त लगाई, एक शर्त थी कॉन्ट्रैक्ट में कि आप इसके साथ कुछ सड़क भी बना के देंगे जो ज़मीन बेचने वाले के लिए, ए के लिए, या कोई उसके रास्ते क्लियर करके देंगे, वो उस कंपनी ने नहीं की। अब अगर एक कोर्ट में जाके कहेगा कि इन्होंने साथ ये शर्त भी थी, मैंने तो इस शर्त के साथ ही इनको बेचा था, अब ये उसको पूरा नहीं करवा रहे, तो इस सूरत में कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करते हुए डेफिनेटली वहाँ पे सूट को डिक्री किया करेगी। सो ये था सेक्शन 22 डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। इसमें सादा लफ्ज़ों में ये बताया गया कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है वह किसी सूट को डिक्री करे या ना करे, लेकिन अगर उसने डिक्री नहीं करना तो रीज़न्स देनी है। अगर आपको ये लगता है कि ये लॉफुल है कि यहाँ पे डिक्री होना चाहिए, इवन देन अगर कोर्ट उसको डिक्री नहीं करती तो ये डिस्क्रिशन उन्होंने आर्बिट्रेरी तौर पे नहीं यूज़ कर लेनी, उन्होंने उसकी वेल रीज़न्स देनी है। खाम खाई उठा के कोर्ट इस तरह नहीं कर सकती। हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, हर केस की एविडेंस डिफरेंट होती है, कोर्ट ने फैसले फैक्ट्स एविडेंस को सामने रख के करने होते हैं। सो जो भी डिस्क्रिशन कोर्ट यूज़ करेगी वो वेल रीजनड होनी चाहिए। इस सेक्शन में 2 सूरतें बताई गई हैं कि किन सूरतों में कोर्ट दे सकती है, डिग्री पास कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, और किन में नहीं कर सकती। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।